अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 1 दिसंबर है 2020 का और आज बड़े दिनों के बाद हम एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में जो छुट्टियां दी गई हैं स्टूडेंट्स को और क्लासेस ऑफ की गई हैं, उसमें एहतियातन अब घर से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी सिलसिले में आज हमारी ये समझने के हमारी जो फ़िज़िकल क्लासेस चल रही थी उनके बाद ये पहली क्लास है। इसमें मैंने अब ये तय किया है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे उसके लिहाज से लेक्चर का नंबर दिया जाए। जैसे कि ये लेक्चर थर्ड है, तो आज हम कर रहे हैं समझ लें कि 3.1। बाद में मैं नंबर इसको सीरियल के हिसाब से तब्दील कर दूँगा। तो हमारा एक सेक्शन वो है जो कि इस वक्त स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ रहा है और दूसरा सेक्शन वो है जो इस वक्त चैप्टर 3 के फ्रिक्शन तक पहुंच चुका है। अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 लेक्चर्स रोज़ के लोड करूँ, जिसमें एक लेक्चर ओल्ड वाला हो, जिसमें हमारा वेक्टर्स वाला बच्चा जो है हमारे साथ आ जाए, और दूसरा यहाँ से जो कि करंट हमारे लेक्चर की स्कीम चल रही है उसके लिहाज से हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं क्लास में तुम्हारी फ्रिक्शन तक पहुँचा था। एक सेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाकी था, क्योंकि एक एक सेक्शन के दो दो पार्ट्स किए हुए हैं। तो एक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हो गया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे, दूसरी में भी हो गया था, और एक में फ्रिक्शन चल रहा था। तो फ्रिक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ और फ्रिक्शन के बाद इंक्लाइन प्लेन करते हैं, तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का हम पहले आपको दे चुके हैं क्लास 10th में। फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स होती है जो दो सरफेसेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है जब उन्हें एक दूसरे पे ड्रैग किया जाता है। ड्रैग करने का मतलब होता है घसीटना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करो कि अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में ड्रैग करूं, ये देखें, ये एजेंट है, फ़र्ज़ करें ये ड्रैग कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तो अगर ये ड्रैगिंग करेगा इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स हो जाएगी इस तरफ। ये अप्लाइड फोर्स हो गई। इसके अपोजिट में खुद ब खुद इन सरफेसेस के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे कि फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हम कहते हैं कि फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस विच exist between a force between two surfaces which exist when one is dragged onto other is called frictional force। ठीक है। अच्छा, ये फोर्स है, तो फोर्स तो जाहिर है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर ही रहेगी। और इस फोर्स के साथ क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन लगेगा। ये अब अंडरस्टूड है भाई, मैं इतनी जगह पे बार बार नहीं लिख सकता। तो जब आप लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस विच एग्जिस्ट व्हेन वन इज ड्रैग्ड ऑन टू अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। अच्छा, वो बच्चे जिनके पास ये रिटन वर्क मौजूद नहीं है उनको असाइनमेंट के तौर पे अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, और साथ के साथ मैं गूगल क्लासरूम पर ये असाइनमेंट भी डालता जाऊंगा। आपने इन असाइनमेंट को सबमिट करना है। क्लास वर्क आपका यही है, इसी में एक्सरसाइजेस भी आपको दी जाएंगी, इसे मेंटेन रखना है। और प्लीज़ 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 इसको समझने की कोशिश करें कि आपने इन लेक्चर्स के पेपर भी देने हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बस लिख के समझें कि बस सारी मुकम्मल होगी आपकी ज़िम्मेदारी। आपने लेक्चर को समझने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि रिप्रोड्यूस फिर आपने ही करना है। तो बहरहाल ये तो फ्रिक्शन है। अच्छा, और फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, देखें, ये लिख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। डेफिनेशन के बाद इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखें। मैथमेटिकली फ़र्ज़ करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्मूथ सरफेस पर, प्लेन सरफेस पे रखा गया है। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ वेट एग्जिस्ट करेगा। ये वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड।
अच्छा, इस वेट की वजह से ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जो एक्ट करता है अपवर्ड, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आम केसेस में नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शनल फोर्स होती है। तो मैं लिखता हूँ लेट अ बॉडी ऑफ मास m is placed on a smooth surface where R is the reaction of the surface। अच्छा, R क्या है? R रिएक्शन है इस सरफेस का। तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ये वाला वेट, और रिएक्शन इस सरफेस का एक्ट करेगा अपवर्ड। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये मैट्रिक में हमने किया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेट के, और फोर्स ये जब ये निशान हटाते हैं इक्वल आता है और साथ लिखते हैं कांस्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है। ऐसा जब आप ज़बान से यही अदा करेंगे तो फिर फाइनल में आपको ये इक्वल लिखना भूल जाएगा। इसलिए हमेशा पूरा कहा करें कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो इक्वल एंड कांस्टेंट आता है। आगे आ गया डब्ल्यू, और एफ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ आर, सॉरी कांस्टेंट होता है यहाँ म्यू, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और जैसा कि मैं कह के गया आपको कि W और R एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए इस इक्वेशन में W की जगह आप R लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू R आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन है फॉर दी फ्रिक्शन। इसमें म्यू जो है, ये म्यू इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये लेक्चर आप पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त रिकॉर्डिंग के हिसाब से कम होता है, तो इसलिए मैं फौरन से रब ऑफ करता हूँ। इसके नीचे आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, म्यू का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ म्यू देखें, यूनिट निकलती है जनरलाइज फार्मूला से। आपने पहले फार्मूला लिख दिया, जिस चीज़ का यूनिट मालूम करना है उसे सेपरेट करके अकेला कर दें, बाकी जो चीज़ उसके साथ लगी है उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड। फोर्स फ्रिक्शन क्योंकि फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन। आर नॉर्मल रिएक्शन को कहते हैं, ये वेट के इक्वल क्योंकि हमने लिया है तो फोर्स ही है, और इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। तो आर की जगह भी न्यूटन आ गया, एफ की जगह भी न्यूटन आ गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि म्यू का कोई यूनिट नहीं है, म्यू हैज़ नो यूनिट। और जब होमोजेनियस क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशो लिया जाता है तो फिर उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आपके सामने आ गया। ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का। आज हमने स्टार्ट करना था इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, उसमें क्योंकि फ्रिक्शन यूज़ होता है तो इसलिए मैंने चाहा कि पहले फ्रिक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दें। मैट्रिक में आपने फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 3-4 इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने कर रखे थे। तो आज देखें, हम इस वक्त कर रहे हैं मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है डिराइव अ फॉर्मूला to calculate acceleration of a body moving on an inclined plane। अच्छा, नंबर 1, when friction is present, and number 2, when friction is negligible। अच्छा, नेग्लिजिबल का मतलब तो ये होता है कि फ्रिक्शन ऑलमोस्ट मौजूद नहीं है, ज़ीरो है।
तो ये पहले क्वेश्चन आप अपने पास लिख लें, डिराइव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, एंड नंबर 2 व्हेन फ्रिक्शन इज निग्लेजिबल। ये है 5 नंबर्स का मैं पेपर में देने वाला हूँ आप लोगों को। तो जब हमारे पेपर हो तो मैं 5 या 4 मार्क्स का इसका वेटेज रखूँगा, तब हम इसे करेंगे। तो मैं पहले ये क्वेश्चन के बाद जब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप तारुफ देते हैं इंक्लाइन प्लेन का कि इंक्लाइन प्लेन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप लिखें, डेफिनेशन देंगे इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन क्या होती है? अ प्लेन सरफेस, अच्छा ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आ गया, ठीक है। ये जो सरफेस है ये वाला, ये जो आप जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं ट्राइंगल में, ये इसे कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, यानी ये, ठीक है। अ प्लेन सरफेस मेकिंग a certain angle with x-axis is called inclined plane। अच्छा, अब प्लेन सरफेस मैं देख लूँ कि नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, ये मुझे नज़र तो आ रहा है, शायद जूम करके नज़र आएगा। अगर कल आपको इसको देखने में कोई मसला हो रहा है तो मुझे ना अपने कमेंट में लिखना है, ताकि मैं कैमरे की सेटिंग थोड़ी चेंज करूँ। अब ये नए घर के हिसाब से सेटिंग की है, तो इसमें मुझे ये कील थोड़ा गलत लग गया, इसकी वजह से मेरा शोल्डर वहाँ लग रहा है, तो मैं एक बोर्ड के एक हिस्से पे नहीं लिख पा रहा हूँ। बहरहाल इसे हम सेट कर लेंगे, ये आप ही के लिए। इंक्लाइन प्लेन देखें, डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको। अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली। अ प्लेन सरफेस मेकिंग अ सर्टेन एंगल, ये थीटा, विद एक्स एक्सिस, यानी इस वाले एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है, ठीक है। तो एक प्लेन सरफेस जिसका एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा बनना होता है, उसे इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। आगे चलें, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, मैं हेड ये पहले आप लिख लेंगे, और इसमें चाहे तो कंडीशन भी लिख लें, सच दैट 0 डिग्री जो है वो लेस देन थीटा होना चाहिए, यानी ये थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, और थीटा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये लिमिट होती है इसकी। तो जब भी कोई इंक्लाइन प्लेन होगा तो 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा, और 0 डिग्री से उसका एंगल बड़ा होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे तो एंगल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक वगैरह अगर आपको घर के अंदर लेके जानी है और एंगल ही मौजूद नहीं है, तो ये कि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये फट्टा आप ज़मीन से लगा देंगे, उठा के ले जाना बाइक को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे आप प्लेन सरफेस, फट्टा कोई और लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख दें और उसके ऊपर बाइक ले जाएं, तो आप बहुत इजीली इसे मूव कर सकते हैं। ये स्लाइड भी कहलाती है। अच्छा, अब मोशन ऑफ द बॉडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, हेडिंग डालेंगे, मोशन ऑफ द बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये हेडिंग डाल दें, इसका फिर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये तो आप बनाएंगे हेडिंग। इसके बाद आपने एक डायग्राम बनानी है, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी रखेंगे आप, तो आपको आसानी हो जाएगी। और इस डायग्राम को ज़रा साफ़ सुथरा भी बनाना है। ये फ़र्ज़ कर लें कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये इसका थीटा है, ठीक है, एंगल, और ये इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट है। अच्छा, अब इस पर ये सरफेस रख दिया है आपने, ये देखें, और ये जो प्लेन सरफेस है, ज़ाहिर इसका वेट है। वेट एक्चुअली सेंटर ऑफ मास से जो है वो एक्ट करता है। इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है। लेकिन मैं आसानी के लिए, ताकि डायग्राम समझने में आपको बाद में आसानी हो, इसका वेट यूँ बना देता हूँ। ये हो गया W। वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड, ये आ गया W। अच्छा, मैं देखता हूँ ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मुझे ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, और अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इसे देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा करीब किया, लेकिन ऊपर की हेडिंग कट रही है ये। अब देखिए, अच्छा, अब ये वेट हो गया। मैं फ़र्ज़ करता हूँ, यही बात मैं लिखता हूँ, लेट बॉडी ऑफ मास m
ये इज प्लेस्ड ऑन एन inclined plane making an angle theta with x axis। अच्छा, ये अब आपके सामने लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। अच्छा, अब इस पर क्या कहना चाहिए कि इस पे जो अप्लाई होने वाली फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? हियर फोर्सेस ऑन द बॉडी आर नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी, ये W है, ये mg के इक्वल होता है। नंबर 2 रिएक्शन ऑफ द सरफेस, इसे R कहते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वेट ऑफ द बॉडी है। अच्छा, रिएक्शन लिखने से पहले इसे रिजॉल्व करना ज़रूरी है, तो मैं अभी 2 नहीं लिखता हूँ। वेट ऑफ द बॉडी है एक फोर्स, सही है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करे तो इस पे एक अपोजिट फोर्स भी होगी, फ्रिक्शन, जिसने इस ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करने से रोका हुआ है। तो दूसरी फोर्स मैं लिखता हूँ फ्रिक्शन, दैट इज F, और ये म्यू R के इक्वल होती है। अच्छा, ये लिखने, ये यहाँ तक आप लिख लेंगे तो फिर आगे का लिखता हूँ। मैंने असल में रिजॉल्व नहीं किया है ना इस डायग्राम को, तो मैं पहले रिजॉल्व कर लूँ फिर आगे चलते हैं। तो पहले हम इस वेट को, इस बॉडी के वेट को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये पहले आप लिख लीजिएगा। तो ये देखें लिखा हुआ क्या है, मैं एक दफ़ा पढ़ दूँ ताकि जिन बच्चों को देखने में मुश्किल हो रही है वो इसे सुन के अपने पास लिख लें। देखें, हेडिंग है मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई। इसके नीचे आपने ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद नीचे आपने लिखना है, डायग्राम बड़ी बनानी है, थोड़ा स्पेस देना है और इसके दरमियान बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है जिस पे आप लेबलिंग कर सकें, लिख सकें। अच्छा, अब ये केस डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ये मास m है इस बॉडी का, ये इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस्ड है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, इस प्लेन का सरफेस का एंगल ज़मीन के साथ थीटा है। अच्छा, और हेयर फोर्सेस ऑन द बॉडी आर, अब इस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ये हैं, एक वेट है mg, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके ऊपर, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ और इस वेट को मैं रिजॉल्व करता हूँ। देखें, अच्छा, रिजॉल्व करना अगर किसी बच्चे को याद है तो किसी उसको वेक्टर को उसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके, इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये वेट है, ठीक है, इस वेट का समझते हैं, ये हम एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ इसका ये एंगल बन रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस, अगर ये एक्स एक्सिस हो, इसके साथ मैं यहाँ से ये वाई एक्सिस बना देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस समझ लो और ये आप वाई एक्सिस समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको एक्स एक्सिस समझ लो, उसको वाई एक्सिस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, टेक्निकली पहले किसी टाइम पर हमारे कोर्स का हिस्सा होता था कि प्रूफ करें कि ये वाला एंगल क्या है, तो हम मैथमेटिकल थ्योरम, जैसे हमने मैट्रिक में आपको पढ़ाए हैं, उस किस्म के थ्योरम हम अप्लाई करते थे। तो इस जगह पर यहाँ ये एंगल जो है हम प्रूफ करते थे कि जितना एंगल ये होता है थीटा, उतना ही एंगल ये होता है। लेकिन अब ये प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं होता, ना ये पूछा जाता है, ना तुम्हारी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं इसे खामखा के लिए बीच में ऐड नहीं करता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया थीटा। अब देखो, ये एक डायग्राम बन गई है जिसमें ये फ़र्ज़ कर लो एक एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कुछ भी हो सकता है, और इसके ऊपर ये वेक्टर है। यानी फ़र्ज़ कर लो अगर मैं इस डायग्राम को यूँ घुमा दूँ ऐसे, तो इस किस्म का एक शक्ल आ जाएगा, ये शेप आ जाएगी आपका, इसमें ये डब्ल्यू होगा, ये थीटा होगा और ये कोई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ये समझ लें कि ये वाली जो डायग्राम है इसको मैंने यूँ घुमा के और इधर लगा दिया। ये नज़र भी आ रही है या नहीं आ रही? मुझे यहाँ नज़र आ रही है, शायद आपको भी नज़र आ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब हम वेक्टर को इस तरीके से रिजॉल्व करने के आदी नहीं है। हमने सीखा था कि एक ऐसा एक्सिस होता है, उसमें एक ऐसा वेक्टर बनाया जाता है, इस वेक्टर का नाम एफ़ रखते हैं, और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक वेक्टर ये आता है, इसको एफ एक्स कहते हैं, और इसका
इसकी वैल्यू होती है एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये जो वेक्टर होता है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, इसे एफ वाई कहते हैं, और इसका नाम होता है एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब ये देखें, ये जो एंगल आपके सामने, ये पूरी जो डायग्राम आई है, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, ये जो वेक्टर होता है ये वाला नीचे, जिसे हम एफ एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, इसका दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, मैंने दो लाइनें लगा दी। पैरेलल का निशान ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा करके बनाया ताकि नजर आए आपको, ये पैरेलल। अच्छा, और ये जो कंपोनेंट होता है वेक्टर्स का, इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, यानी ये, ठीक है, परपेंडिकुलर का निशान ऐसे, ये वाई कंपोनेंट भी कहलाता है। तो एफ वाई को आप ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, डायग्राम में जो थीटा के सामने वाली साइड होती है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसके साथ साइन आता है। ठीक है। अच्छा, अब आए ज़रा इस डायग्राम में, ये वाली, ये जो हमने बनाई है। अच्छा, इसमें अगर मैं इसे रिजॉल्व करना चाहूँ तो ये वाली साइड देखें, ये क्या आ जाएगी, एंगल के सामने, ये एंगल और एंगल के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर साइड है, और ये कहलाएगी वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसा कि यहाँ पे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और कैसे मालूम होगा कि असल वेक्टर यानी वेट को साइन ऑफ थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए वेट के साथ साइन लगता है। तो ऐसे ही अगर फर्ज करो कि मैं इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूं, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस जगह पे ड्रॉप कर दूं, तो ये जो साइड आएगी, ये वाली, ये जो वेक्टर आएगा, देखिए मैंने एरो बनाया है इस तरफ नीचे की तरफ, ये इस वेक्टर का परपेंडिकुलर, एंगल के सामने अपोजिट है, तो इस वेक्टर का ये बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए इसके साथ लिखेंगे W साइन ऑफ थीटा। और ऐसे ही जो वेक्टर के साथ जो एक्सिस लगता है, जिनके दरमियान में ये एंगल होता है, वो पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है, और इसके साथ कॉस लगता है। तो ऐसे ही ये एंगल है, ये एक्सिस है, और ये वेक्टर है। तो इस वाली साइड को मैं एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह देता हूँ, और ये बनेगा ऐसे। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ देखें क्या लगता है, कॉस ऑफ थीटा, तो मैं असल वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेट का वेक्टर W पैरेलल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, ये जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, ये सरफेस पे इस तरफ लग रहा है, इसी के अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो इस तरफ होगा, जिसे हम R कह देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वो जो दो फोर्सेस लिखी हैं आपके सामने, इस डायग्राम के लिहाज से मैं उनसे आगे चलता हूँ। अब तो फोर्सेस में दो तो मैंने लिख दी थी, एक तो है वेट यानी W यानी mg, और दूसरी मैंने लिख दी थी क्या, फ्रिक्शन लिखा था मेरे, हाँ, फ्रिक्शन, ये F इज इक्वल टू म्यू R के इक्वल होता है। ठीक है, R ये रहा, और R क्या चीज़ है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं इसको, ये R है, डायग्राम में ये किसके इक्वल है, देखें R ऊपर की तरफ लग रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, ये वाली, तो मैं ये लिख सकता हूँ W पैरेलल, और ये होगी W कॉस थीटा के इक्वल। और चौथी फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने का सबब बनती है, यानी अगर आपके पास एक गाड़ी हो, उसमें व्हील लगे हुए हैं, उसे आप इंक्लाइन प्लेन पे रखें और छोड़ दें, तो वो रुकेगी नहीं, बल्कि डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये जो डाउनवर्ड मूव करने के लिए ये जो फोर्स होती है, ये लग कौन सी रही है, ये देखें इस डायरेक्शन में ये फोर्स है, ये वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट। अच्छा सॉरी भाई, ये स्पेल तो ऐसे ही है, मेरी राइटिंग तो ऐसी ही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो आप अपने हाथ से फिर सही करके लिखिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट दैट इज W, परपेंडिकुलर से मैंने शो किया इसको, और ये है किसके इक्वल, W साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। अच्छा, अब मैं फर्ज करता हूँ, अच्छा कितनी फोर्सेज होंगी, चार। वेट है, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, फ्रिक्शन है, F से जाहिर करते हैं, म्यू R के इक्वल होती है, रिएक्शन R से जाहिर करते हैं, W परपेंडिकुलर पैरेलल के इक्वल है, W cos ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट है W परपेंडिकुलर, W sin ऑफ थीटा के इक्वल है। इफ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, इफ बॉडी मूव्स डाउन, अगर बॉडी नीचे मूव करे, अच्छा नीचे मूव करने का मतलब कि ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी और ये वाली कम होगी, तभी तो नीचे मूव करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स पर किसके इक्वल आएगी, आपको पता है, हमने ये से पहले पढ़ा था कि ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को माइनस करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो उसकी इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बड़ी होगी और इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स छोटी होगी। ये हमने स्ट्रिंग के जो केसेस किए थे उसमें हमने ये वाली चीज़ एक दफ़ा स्टडी कर ली थी।
अच्छा, अब फोर्स किसके इक्वल होती है? एम ए। ये किसके इक्वल है? देखें, डब्ल्यू परपेंडिकुलर, ये है डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, और एफ की वैल्यू तो अभी हम दे नहीं रहे। अच्छा, ये है एम ए, ये डब्ल्यू है एम जी, और ये है साइन ऑफ थीटा, और ये माइनस एफ। अच्छा, ये हाँ नज़र आ रहा है अभी तक। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद अब ये देखिए, मैं इसे ज़रा सा सॉल्व कर दूँ। ये सारा लिख लेने के बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो इक्वेशन आई है, एम ए इज़ इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ, ये एम अगर मैं इधर ले जाऊँ, ए को अकेला छोड़ दूँ, तो एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ, ये एम इधर आ जाएगा। एक दफ़ा ये एम इसके नीचे लिख दें, एक दफ़ा इसके नीचे लिख लें, बात एक ही रहेगी। तो एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एम माइनस एफ ओवर एम, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें, अच्छा फ़र्ज़ क्या करूँ, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये एम से एम कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास? ए इज़ इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ये है वो फार्मूला जिससे हम एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें जी की वैल्यू 9.8 पता है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा पता होना चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स पता होनी चाहिए, मास पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़। अच्छा, अब वो जो बात है, ये तो तब है एक्सेलरेशन जब फ्रिक्शन मौजूद है। इफ़ फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, यानी एफ इज़ निग्लेजिबल। ये वो बात जो मैंने उसमें पार्ट 2 में लिखी थी क्वेश्चन में। अगर एफ निग्लेजिबल है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस एफ की जगह 0 आ गया, नीचे डिवाइडेड बाय एम। ए इज इक्वल टू 0 को एम से डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा, तो जी साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जी यानी 9.8 नहीं होता है, बल्कि जी साइन ऑफ थीटा से मालूम किया जाता है। तो ये तो आपका आज का लेक्चर हो गया। आप अब टोटल तकरीबन 27 मिनट हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इस पूरे लेक्चर को अपनी कॉपी पे लिखना है। गूगल पर मैं 3.1 का असाइनमेंट डालूंगा, उस पर आपने जब इसे अपलोड करना है तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा, ठीक है? मैं नॉर्मली जूम पर क्लास इसलिए नहीं लेता हूं कि मुझे उस पर बहुत सारे मसले आते हैं। एक तो साउंड का मसला आता है, फिर लेक्चर की एडिटिंग का बड़ा इशू है, और फिर लाइव मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ज़रूर 8:15 बजे मेरे सामने बैठें और फिर करें। आप लेक्चर अटेंड करें, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रेज होता है, मुझे मेरे नंबर पे क्वेश्चन लिख के भेज दें कल के लेक्चर में, क्योंकि अब तो रोज़ ही लेक्चर होना है। कल के लेक्चर में मैं इसको बेहतर कर दूंगा। साथ ही वो बच्चे जिनका पिछले लेक्चर्स चल रहे हैं और वेक्टर्स का चल रहा है, उनके लिए मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी तकरीबन मेरे पास 7:15 हो रहे हैं। मैं स्कूल पहुँचूँगा तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर पेज पर क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करूँगा लेक्चर। वो मैं दिन में लोड नहीं कर सकता, वो मैं रात को लोड करूँगा। तो हमारा जो सेक्शन बी है जो पीछे चल रहा है, वो क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ से शुरू कर दें, इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट तक तो हम पूरा पढ़ चुके थे। क्रॉस प्रोडक्ट हमने वहाँ से लेना है, और रिमेनिंग फिर मैं ज़ाहिर है कि अब जो पीछे का चैप्टर 3 का बाकी है, वो 3.1 से मैं लेक्चर बाद में सीरियल से शुरू करूँगा। फ्रिक्शन से तो स्टार्ट हो गया, रिमेनिंग जो इसके थर्ड चैप्टर के हैं वो मैं इंशाल्लाह साथ के साथ होते जाएंगे, डालता जाऊँगा। तो जहाँ तक अभी चल रहा है इसे प्लीज़ कंटिन्यू करें और इसे छोड़िएगा नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।